हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2023 क्लास 12 राजनीति विज्ञान। दोस्तों, आरबीसी वेबसाइट द्वारा उपलब्ध राजनीति विज्ञान का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और इस पेपर से जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये प्रश्न आपको राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 के 6 अप्रैल को जो आपके राजनीति विज्ञान का पेपर होने वाला है, उस पेपर में आपको हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके 16 तक के प्रश्न हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है। दोस्तों, ये प्रश्न आपको 3 नंबर का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में सिंहलियों के बहुसंख्यकवाद एवं तमिलों के आतंकवाद दोनों की ही मुख्य भूमिका रही है। श्रीलंका में मुख्य रूप से सिंहली समुदाय की अधिकता है जो भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसे तमिलों के खिलाफ हैं। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियासत बरती नहीं जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका केवल सिंहली समुदाय का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। सन 1983 के पश्चात से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे लिट्टे गुट के नाम से भी जाना जाता है, जो श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ किया। इसमें तमिल इलम अर्थात श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग रखी। धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तेज होने लगा, विस्फोट एवं हत्याएं होने लगी। सन 1987 में भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी, जिसे श्रीलंका की जनता ने पसंद नहीं किया। इसके फलस्वरूप सन 1990 में भारत ने अपनी शांति सेना बिना लक्ष्य प्राप्ति किए वापस बुला ली। भारत व श्रीलंका ने इस जातीय संघर्ष की समाप्ति के लिए भरपूर प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। सन 2009 में लिट्टी प्रमुख प्रभाकर के सैनिक कार्रवाई में मारे जाने के पश्चात लिट्टी के खात्मे के साथ ही सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया। और दोस्तों, इसके अथवा का क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, दक्षिणी एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं, इसके बारे में हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर इस प्रकार से है, कोई भी क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत और चीन के संबंधों में पहले से निकटता आई है, परंतु चीन के संबंध पाकिस्तान से भी हैं। इस कारण भारत चीन संबंधों में इतनी निकटता नहीं आ पाई है। यह एक बड़ी कठिनाई के रूप में है। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिका प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए। दोनों में आर्थिक सुधार हुए और उदार नीतियां अपनाई गई। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। फिर इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। बाहरी शक्तियां अपने लाभों या हितों को ध्यान में रखकर दक्षिण एशियाई देशों से संबंध रखती हैं, ताकि वे अपने हितों को पूरा कर सकें। इस प्रकार बाहरी शक्तियों का जो दक्षिण एशिया के द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है, विश्व पर्यावरण की रक्षा के संबंध में साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां विचार के प्रतिपादन का तात्पर्य है कि विश्व
पर्यावरण की रक्षा में विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है। यह जिम्मेदारी विकसित व विकासशील देशों के लिए बराबर नहीं हो सकती। इसके अलावा अभी गरीब देश विकास के पथ पर गुजर रहे हैं, अतः उनके ऊपर पर्यावरण रक्षा की जिम्मेदारी विकसित देशों के बराबर नहीं हो सकती। इस प्रकार सन 1992 में हुए रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण प्रयोग व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार साझी जिम्मेदारी तथा अलग अलग भूमिका के सिद्धांत को लागू करने हेतु आवश्यक है कि विभिन्न देशों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी गैसों के उत्सर्जन व तत्वों के प्रयोग का आंकलन किया जाए तथा प्रदूषण के रोकने के प्रयासों में उसी अनुपात में उस देश की जिम्मेदारी तय की जाए। चूँकि पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा एक साझा वैश्विक मुद्दा है, अतः विकसित देशों को आधुनिक प्रौद्योगिकी का एक विकास कर गरीब देशों को उपलब्ध कराना आवश्यक है। जो भी देश अभी तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं कर पाए हैं, अभी विकास की प्रक्रिया में पीछे हैं, उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी व तकनीकी प्रदान कर पर्यावरण रक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का हम इस प्रकार निर्वहन कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा का क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक में निम्न कारणों से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार बन गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आना। दुनिया में जहां जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं कृषि योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। जलाशयों की जलराशि में कमी तथा उनका प्रदूषण, चारागाहों की समाप्ति तथा भूमि के अधिक संघन उपयोग में उसकी उर्वरता कम हो रही है तथा खाद्यान्न उत्पादन जनसंख्या के अनुपात में कम हो रहा है। इसका दूसरा कारण है स्वच्छ जल की उपलब्धता में कमी आना। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट सन 2016 के अनुसार जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण दुनिया की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता। 30 लाख से अधिक बच्चे स्वच्छ जल तथा स्वच्छता की कमी के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं। इसका तीसरा कारण है जैव विविधता का क्षरण होना। वनों के कटाव से जैव विविधता का क्षरण तथा जलवायु परिवर्तन का खतरा उत्पन्न हो गया है। चौथा कारण है ओजोन परत का क्षय होना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के उत्सर्जन से जहां वायुमंडल की ओर ओजोन परत का क्षय हो रहा, वहीं ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग से कई देशों के जलमग्न होने का खतरा बढ़ गया है। इसका पांचवा कारण है समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण का बढ़ना। समुद्र तटीय क्षेत्रों के प्रदूषण के कारण समुद्र पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, क्योंकि विश्व समुदाय को यह आभास हो गया है कि उस समस्याएं व्यक्तिगत हैं और तथा इनका समाधान बिना वैश्विक सहयोग के संभव नहीं है। अतः पर्यावरण का मुद्दा विश्व राजनीति का भी अंग बन गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का इस पर यह सही आंसर है। और दोस्तों आगे भी निबंधात्मक प्रश्न हैं, अगर आप चाहें तो हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहे हैं, उनके आंसर आप स्वयं ढूंढने का प्रयास करिएगा। अगर आप उनके आंसर नहीं तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसका आपको आंसर स्वयं ढूंढना है। यह क्वेश्चन इस प्रकार है, दलित पैंथर्स ने कौन कौन से मुद्दे उठाए। तो इसके जितने भी मुद्दे उठाए हैं उन सभी मुद्दों को आपको यहाँ पर लिखना है। अगला इसके अथवा का क्वेश्चन है, क्या आंदोलन और विरोध की कार्यवाहियों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण दीजिए। तो आपको अपना स्वयं का उत्तर तैयार करना है और उदाहरण भी देने हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर आपको अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देने हैं। इसका अथवा का क्वेश्चन है, मंडल आयोग का सविस्तार वर्णन करो। तो दोस्तों
ये मंडल आयोग वाला जो क्वेश्चन है यह अधिकांश बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आपको इस एग्ज़ाम में भी अवश्य ही पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान में रख कर के याद करिएगा। और अगर इसके इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, हम इन सभी निबंधात्मक प्रश्नों के आंसर आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो यहाँ पर इन सब के आंसर प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन करके आप इनके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर निबंधात्मक क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल उनके काम से करें। यहाँ पर आपको इस तरह से सुमेल करना है। इसके बाद में इसके अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, इसके प्रमुख कार्यों एवं सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन निबंधात्मक प्रश्न आपके 4 नंबर का आएगा। यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग वाला प्रश्न भी आपको ज़रूर पूछा जाएगा, तो इस पर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे या फिर आप कमेंट करिएगा, यहाँ पर हम आपको वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उन्नीस सौ 60 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है। कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1970 में टूट की शिकार हुई। तो यहाँ पर कौन कौन से कारण हैं, आपको उन कारणों को भी यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार ये निबंधात्मक प्रश्न थे जिनके आंसर आप ज़रूर याद करिएगा। और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, 100% गारंटी के साथ में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्राप्त करने के लिए आप हमें कमेंट में कमेंट करिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और क्लास 12 की महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तब तक हम आपके क्लास 12 के सभी विषय के मॉडल पेपर्स सॉल्व करेंगे और आपको अधिकांश क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।